वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर है कंपाउंड बार ग्राफ। बार ग्राफ हम लोग ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। तो बार ग्राफ या दंड आरेख जिसको कहा जाता था, या फिर हिस्टोग्राम, तो इसी तरह का बिल्कुल आपके चैप्टर होता है कंपाउंड बार ग्राफ। कंपाउंड बार ग्राफ में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा बार्स एक साथ होते हैं और जो आपके एक तरह से डायग्राम में दिया रहता है, और उस डायग्राम को देख करके आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर को बताना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर हम कहते हैं किसी जगह की पॉपुलेशन के बारे में हम कहें, तो जो पॉपुलेशन के बारे में अगर हम कहेंगे, तो पॉपुलेशन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं और वो पॉपुलेशन हम मेल और फीमेल दोनों को डिफाइन करें, तो हमें दो दंड बनाना पड़ेगा किसी पॉपुलेशन को दिखाने के लिए। मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, तो हम दो चीज एक साथ दिखा रहे हैं। या मान लीजिए हम प्रोडक्शन के साथ सेल दिखा रहे हैं, या हम सेल के साथ जो है आपके डिमांड दिखा रहे हैं। कोई दो चीज या तीन चीज एक साथ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, तो इस तरह के जो है आपके एक तरह से क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड बार ग्राफ। तो कंपाउंड बार ग्राफ के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं। जो बार ग्राफ आपने पढ़ा है उसी तरह होता है, बस ये है कि अब आपकी एक दंड नहीं बल्कि एट लीस्ट दो चीजें आ जाएंगी जो कंपेरेबल, जो कंपेयर करेंगे आप और कंपेरेबल होंगी। एक तरह से आप ये कहेंगे कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी, और जिसके बेसिस पर आपके क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं, और उसी डायग्राम में आपका आंसर छुपा होता है। तो उसी या तो फिर डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में आपको डायग्राम से निकल आता है, या फिर कुछ कैलकुलेशन आपको करना होता है और तब आपको आंसर मिल जाता है। अब देखिए, जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि कोई आपको डेटा दिया हुआ है, तो कंपाउंड बार ग्राफ कैसे बनेगा या किस तरह से बनता है, उसको अगर हम लोग देखें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये है, निम्न आंकड़ों द्वारा भारत में चॉकलेट के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य दिया गया है, इससे संयुक्त दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब चॉकलेट की मात्रा दिया है लाख टिन में, ये दिया हुआ है। ईयर में 2001 में 100 लाख टिन था। इनकी चॉकलेट का मूल्य कितना था करोड़ों रुपए में, वो भी दिया हुआ है। तो ये आपके दो चीजें दी हैं। तो 2001 में दो चीज एक साथ आपको रिप्रेजेंट करनी है। ये भी रिप्रेजेंट करना है कि कितने लाख टिन जो है आपके एक तरह से प्रोडक्शन हुआ, और दूसरा आपको चॉकलेट का मूल्य कितना है, प्राइस कितना है। अब इसको, इस जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को अगर हम चार्ट पर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो आपके इस तरह से बनेगा। यहां पर हमने क्या है कि ये व्हाइट वाला जो ब्लॉक है, इसको हम मात्रा लाख टिन में दिखा रहे हैं, और जो स्लांट वाला है इसे मूल्य करोड़ रुपए में दिखा रहे हैं। तो सन 2001 में कितनी मात्रा है और कितना मूल्य है, ये दोनों हम स्टडी कर सकते हैं। ये क्योंकि मात्रा टिन में और लाख रुपए में करोड़ रुपए जो है आपके दिया हुआ है। तो ये जो जितनी भी मात्रा है, ये मात्रा जो है आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितना भी ग्राफ होता है, उस ग्राफ को हम आसानी से जो है इजिली जो है बना सकते हैं, जो भी डेटा दिया रहता है। तो इस तरह से एक नहीं बल्कि दो दंड होते हैं, ये दो दंड दिए रहते हैं, और इन्हीं बेसिस पर जो है आपके एक तरह से इसका एनालिसिस करना होता है, और इसी पर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं या किस तरह से होंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि दो अगर दंड दिए हैं तो हम कैसे जो है कंपेरेबल जो है कंपेरेटिव स्टडी कैसे करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे इनको, और किस तरह से हम आंसर को निकालेंगे किसी क्वेश्चन के। जैसे देखिए, फर्स्ट टू 5, 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके दी गई है, और इस इंफॉर्मेशन से आपको एक तरह से ये बताना है कि हाँ कौन कौन सी क्या क्या जो है आपके एक तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि जो ग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। अब जैसे दिया है, रबी और खरीफ में दालों का उत्पादन दिया है मिलियन टनों में, तो ये मिलियन टनों में आपके दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आपके एक तरह से चेक वाला ब्लॉक है वो क्या है, खरीफ है, और व्हाइट वाला जो ब्लॉक है वो है रबी। तो ये जो है आपके एक तरह से रबी, और इसमें ये दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे
कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे, जैसे कह रहा है वर्ष 1990-91 के रबी उत्पादन और दिए गए वर्षों के औसत रबी उत्पादन का में कितना अंतर है। तो रबी उत्पादन कौन वाला है, ये आप देखेंगे व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाला यहां वैल्यू कितनी है 7, यहां वैल्यू कितनी है 6, यहां वैल्यू कितनी है 8, यहां कितनी है 6, यहां कितनी है 6। तो 7, 6, 8, 6, 6 ये मिलियन टनों में है। तो टोटल जो है आपके ये, तो पहले हम औसत रबी उत्पादन निकाल लें। तो औसत रबी उत्पादन अगर हम निकालते हैं तो एवरेज रबी प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, इनको ऐड कर लें। 7, 6, 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 मिलियन टन, अपॉन कितने वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ष। तो ये कितना हो गया 6.6 मिलियन टन। ये एवरेज हुआ रबी प्रोडक्शन, ये अब एवरेज प्रोडक्शन हो गया। अब ये कह रहा है कि 1991 में रबी उत्पादन मींस 8 ये है, और दिए गए वर्षों के औसत रबी उत्पादन में क्या अंतर है। तो 8 और 6.6 में क्या अंतर है, ये डिफरेंस आपको निकालना है। तो जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो 8 माइनस 6.6 मिलियन टन, जो कि कितना हो जाएगा 1.4 मिलियन टन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मिलियन टन में और लाख टन में दिया हुआ है। 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख के होता है। तो 1.4 इंटू 10 लाख 10 टन ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 14 लाख टन हो गया। तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से जो है 14 लाख टन जो है इसका आंसर आना चाहिए। तो आंसर 1.4 मिलियन टन होगा या 14 लाख टन। तो अब चार ऑप्शन में देखिए कि क्या 1.4 मिलियन टन या 14 लाख टन दिया हुआ है। तो ए बी सी डी में, ए बी सी में कहीं नहीं दिया है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है देखिए, वर्ष 1989-90 में खरीफ का उत्पादन रबी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो ईयर अगर आप देखेंगे 1989-90, 89-90 ये है 4.5 जो कि खरीफ का उत्पादन है, और 6 है उत्पादन किसका रबी का। तो पूछ रहा है खरीफ का उत्पादन रबी के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो प्रोडक्शन जो खरीफ का है अपॉन प्रोडक्शन जो रबी का है इनटू 100%, ये निकालना है। तो खरीफ का प्रोडक्शन रबी के प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत है। तो खरीफ का प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे कितना है 4.5 मिलियन टन है, अपॉन 6 मिलियन टन इनटू 100%। 1.5 से 3 टाइम्स ये, 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 4 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 3 इंटू 25 ये कितना हो जाएगा 75%। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 75%। तो इसका आंसर क्या मानेंगे, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सिर्फ समझना है आपको। 1989-90 में खरीफ का उत्पादन जो है, खरीफ का उत्पादन जो कि 4.5 मिलियन टन दिया हुआ है, और रबी का उत्पादन कितना दिया है 6 मिलियन टन दिया हुआ है। तो 4.56 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे 4.5 अपॉन 6 इंटू 100%। अब 4.5 और 6 को हमने क्या किया 1.5 से कैंसिल कर दिया है। अब पॉइंट हटाते हैं नीचे 0 लाते हैं, तो हमने डायरेक्ट कर दिया 1.5 इंटू 3 4.5 हो जाएगा, 1.5 इंटू 4 जो है आपके 6 हो जाएगा। अब 4 से 100 को कैंसिल कर दें तो 3 इंटू 25 75% वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है दिए गए वर्षों का औसत खरीफ उत्पादन कितना था। तो दिए गए वर्षों का औसत खरीफ उत्पादन कितना था। तो खरीफ उत्पादन के मतलब ये आपके स्क्वायर वाला जो चेक वाला ब्लॉक है वो है।
तो 5 मिलियन टन यहाँ है, 4.5 यहाँ है, 4.5 यहाँ है, 4 मिलियन टन यहाँ है, 5 मिलियन टन यहाँ है। तो ये एवरेज प्रोडक्शन निकालना है खरीफ का। तो एवरेज प्रोडक्शन खरीफ का कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्शन निकाल लें। 4.5 4.5 9 हो गया, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23। तो 23 मिलियन टन ये टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। कितने साल में? ये 5 सालों में हो रहा है, इसलिए अपॉन 5। तो 23 अपॉन 5 मीन्स 4.6 मिलियन टन हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका वैल्यू है, इसको अगर आप देखेंगे तो औसत खरीफ उत्पादन कितना हो गया? 4.5 मिलियन टन। तो 4.5 मिलियन टन कहीं नहीं दिया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाए, क्योंकि 4.5 दिया है, 5.5 दिया है, जो कि इसकी वैल्यू है नहीं। तो इसलिए खरीफ उत्पादन कितना हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रबी के उत्पादन में 1990-91 की तुलना में 91-92 में कितने प्रतिशत कमी आई? 1991 ये है और 91-92 ये है। तो कह रहा है कि रबी के उत्पादन में, रबी का उत्पादन किससे दिया हुआ है? ये आपके व्हाइट वाले से। तो यहां पे प्रोडक्शन कितना था? 8 मिलियन टन। और 91-92 में कितना हो गया? 6 मिलियन टन। तो कह रहा है 8 मिलियन टन से 6 मिलियन टन हो गया, कितने प्रतिशत की कमी आ रही है? तो कमी निकालना है, कितने परसेंट की कमी हो रही है। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 8 - 6 की कमी हुई। कहां से कमी हुई है? 8 मिलियन टन से। तो 8 से 6 हो गया, तो कितनी कमी आई? 2 मिलियन टन की। कहां से कमी हुई है? 8 से। इसलिए अपॉन 8 इंटू 100%। तो ये क्या हो जाएगा? 2/8 इंटू 100%। 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 4 25 टाइम्स कैंसिल कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए 25% ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है, इसके लिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए डी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कह रहे रबी और खरीफ की दालों का उत्पादन जो है आपके मिलियन टनों में दिया गया। अब फिर से अब देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष रबी और खरीफ के उत्पादन में अंतर न्यूनतम था? तो अब देखिए कितना न्यूनतम अंतर था, किस वर्ष था, यही देखना है। तो यहां पर 7 और 5 इसका डिफरेंस कितना है? 2 मिलियन टन का। 6 और 4.5 ये कितना है? 1.5 का। 8 और 4.5 ये 3.5 का है। 6 और 4 ये 2 मिलियन टन का है, और 6 और 5 1 मिलियन टन। तो सबसे कम यही है, इसलिए कौन सा ईयर हो जाएगा? 1992, 93। इसके मतलब इसका आंसर सी वाला होगा। तो सी वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है। देखिए, दिए गए ग्राफ का ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहां पर दिया गया है वर्षानुवर्ष एक कंपनी द्वारा उत्पादन और बिक्री की राशि लाख टन में दिया हुआ है। उत्पादन दिया है, जो स्लांट जो है लाइन है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे बिक्री दी हुई है। अब इस पे आधारित देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वर्ष 1992 और 95 की बिक्री में कितना अंतर है? 92 की बिक्री ये है 10, और 1995 की बिक्री जो है ये है 9। तो कितना अंतर है, डिफरेंस जो है आपको निकालना है। तो ये क्या है? डिफरेंस है 10 - 9, और क्योंकि ये किस में है? लाख टन में है, इसलिए लाख टन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख टन। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1991 और 1992 की कुल बिक्री मिलकर 1994 की बिक्री के आसन्नता मतलब अप्रोक्सीमेट कितने प्रतिशत थी? तो सेल जो कि 91 की है प्लस सेल
जो कि 92 की, ये दोनों मिल करके 94 की सेल का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो इसलिए सेल 91 की जो है, सेल अगर आप देखेंगे बिक्री ये वाली है, तो सेल 91 की जो है ये है 7 लाख टन और 92 की है 10, तो 7 + 10 अपॉन, और 94 की जो बिक्री है वो है आपके 12 का कितना परसेंट है ये निकालना है। ठीक है ना। तो ये हो गया 17/12 इंटू 100%, 4 3 टाइम्स 425 टाइम्स, ये हो जाएगा। अगर ये 18 होता, अगर ये इसको हम 18 मान लें तो 3 6 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। 6 × 25 जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा राउंड अबाउट वो 150% होना चाहिए। तो 150% के लगभग होगा, तो 150% और लगभग में ही पूछा है, ए वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है इसलिए 17 को हमने 18 मान लिया। 18 इसलिए मान लिया 12 से ये कट जाए, तो 6 से कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए जो है हम इसे जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 150% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस वर्ष बिक्री उत्पादन की 75% थी? बिक्री उत्पादन की 75%, बिक्री उत्पादन की 75%, क्या 7-8 का 75% होता है? 75% मीन्स 3/4, आप ऐसे समझ लें। 75% क्या होता है? 3/4। 3/4 कैसे होता है? 75/100 करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3/4। ये देख लीजिए, क्या 7-8 का 3/4 है? नहीं है। क्या 10-12 का 3/4 है? नहीं है। क्या 9-11 का 3/4 है? नहीं है। क्या 12-16 का 3/4 है? है। 12-16 का 3/4 है। और चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए कि जो 12 है 16 का कितना परसेंट है? 75% है। तो 4 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 425 टाइम्स, तो आप देख रहे हैं 75% है। तो इसलिए जो बिक्री है वो क्या है? जो बिक्री है वो सेल की, उत्पादन की बिक्री जो है वो उत्पादन की 75%। तो 75% कब है? ये किस ईयर में है? ये ईयर हो जाएगा 1994। तो 1994 ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, किस वर्ष उत्पादन में बिक्री में सर्वाधिक अंतर है? तो बिक्री और उत्पादन में सर्वाधिक अंतर, यहां पे डिफरेंस 1 का है, यहां पे 2 का है, यहां पे 2 का है, 1 2 2 का डिफरेंस हो गया, ये 4 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ हो रहा है? 6 का डिफरेंस ये है। किस ईयर में हो रहा है? 1995 में। और यही कह रहा है कि उत्पादन एवं बिक्री में सर्वाधिक अंतर कब था? तो 1995 में है, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 1995 में सर्वाधिक अंतर है इसका। नेक्स्ट है, देखिए, किस वर्ष उत्पादन एवं बिक्री का अंतर 1 लाख टन था? तो 1 लाख टन कब था? 7 का डिफरेंस 1 है, ये 2 है, ये तो है नहीं, ये भी 2 है, ये भी नहीं है, ये 4 है, ये भी नहीं है, ये 6 है, ये भी नहीं है, 18 17 1 है। तो एक ईयर ये है, एक ईयर ये है, इसका मतलब 1991 और 1996 ये आंसर है। अब इसमें से जो है अंतर, जो ईयर दिया है उसमें 91 दिया हुआ है, तो 91 में 1 साल का अंतर है। तो दिए गए ईयर में कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें एक जो है आपके उसका 1 लाख टन का अंतर है बिक्री और जो है आपके उत्पादन में? तो इसमें
1,00,000 टन का अंतर यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऑप्शन में कोई एक दिया जाएगा या दोनों दिए जाएंगे। तो अब एक दिया गया है 91, और अगर दोनों दिए जाएंगे तो एक ही ऑप्शन में रहेगा, वो एक ही ऑप्शन में दिएगा। दो अलग अलग ऑप्शन में तो देगा नहीं, नहीं तो दो आंसर हो जाएंगे। इसलिए या तो एक देगा कोई दोनों में से, या फिर अगर दोनों दे रहा है तो एक ही ऑप्शन में दोनों होंगे, तो 91 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 15 दिया गया है, निम्नलिखित ग्राफों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। भारत का बिस्कुट निर्यात दिया है, मात्रा लाख टन में दिया है, मूल्य करोड़ रुपए में दिया है। ये दिया हुआ है आपके 1993 से 1997 तक। 11 कह रहा है किस वर्ष प्रति टन मूल्य न्यूनतम था। प्रति टन मूल्य न्यूनतम कब था ये देख लें। तो मूल्य किस पे दिया है और मात्रा किस पे दी है, वाइट। तो ये कितना है, अगर 1993 ए के अकॉर्डिंग निकले तो 150/100 दैट इज 1.5 करोड़ रुपए प्रति लाख टन। ये हो गया। मूल्य न्यूनतम कह रहा है, बी वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 150 करोड़ रुपए का यह है आपके मूल्य है, और 75 लाख मात्रा है। तो इसलिए 150/75 बराबर 2 करोड़ रुपए प्रति लाख टन। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में छोटा कौन है, ये है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, न्यूनतम निकालना है, छोटी वैल्यू। तो जो बड़ी है वो अपने आप एलिमिनेट हो गई, बी वाला आंसर नहीं है। इसके मतलब दोनों में से कंपेयर करने पर सी देख लीजिए। सी कितना है, 1995 में दिया है 330/150, जिसमें से 0 कैंसिल कर दीजिए। 3 5 टाइम्स, 3 11 टाइम्स, तो 11/5 मीन्स 2.2 करोड़ रुपए प्रति लाख टन। तो 2 करोड़ और 2.2 करोड़ आपके दिया है। यहां फिर देखिए 1.5, 2 और 2.2 में सबसे छोटा कौन है, यही है ए। इसके मतलब सी भी आंसर नहीं होगा। फिर अब डी पे आ जाइए। डी क्या कह रहा है, 1996। तो डी ऑप्शन देख लें। तो डी ऑप्शन में कितना है, 400/160। 80 से कैंसिल करें 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 5/2 मीन्स 2.5 करोड़ रुपए प्रति लाख टन। ये आ गया। अब ये भी तीनों में अगर आप देखें, तीन का कंपैरिजन किया है, चौथे का अगर कंपैरिजन करें तो ये भी इससे ज्यादा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसके मतलब फिर आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा 1993 में। तो 1993 में प्रति लाख टन मूल्य जो था वो आपके न्यूनतम था। और इसे अगर जल्दी में आपको निकालना है तो हमेशा ही देखिए कि जिस बार के बीच में सबसे छोटा गैप होगा, सबसे कम गैप होगा, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रति टन मूल्य उसी का सबसे कम निकलेगा जिसमें गैप जो है कम होगा। गैप जितना बड़ा होता जाएगा मूल्य उतना बड़ा निकलता चला जाएगा। तो डायरेक्ट अगर देख करके आप इस तरह से भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट है देखिए 1995 और 96 में निर्यात किए गए बिस्कुट टिनों की संख्या का अंतर क्या है। अब देखिए 95-96 में 95 में 150 और 160 ये है, अंतर निकालना है। तो 160 माइनस 150, मात्रा किसमें दी है, लाख टन में, लाख टन। ये आप ये कह सकते हैं 10 लाख टन। अब यहां पे कह रहा है टिनों की संख्या, लाख में आंसर नहीं दिया है तो 10, और फिर उसके बाद लाख हटाएंगे तो 5 जीरो और लगा दीजिए। तो टोटल कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए। 6 जीरो का डिफरेंस देख लीजिए, ये है। तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है देखिए 1993 से 1997 में निर्यात मूल्य में प्रतिशत वृद्धि लगभग क्या है। तो 93 में अगर आप देखें तो निर्यात मूल्य कितना दिया हुआ है 150 करोड़ रुपए, और 1997 में 93 और 97 को कंपेयर करना है। 97 में ये हो गया 500, तो 150 से बढ़ के 500 हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये निकालना है। तो वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकलेगा, 500 हो गई, कहां से बढ़ के 150, इतनी वृद्धि हुई है। कहां से वृद्धि हुई है 150 से इंटू 100%, तो ये हो गया 350 अपॉन 150 इंटू 100%, 53 टाइम्स 57 टाइम्स, ये हो गया 700 बाय 3%, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 0.33%, 233.33%। तो इसमें से कोई नहीं है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि 1996 में टिनों का निर्यात दर 1994 में प्रति टिन निर्यात मूल्य के समान हो तो 1996 में कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ। तो 1996 में टिनों का निर्यात दर, तो जो है आपके एक्सपोर्ट रेट, किसमें 1996 में, इसके बराबर बताया जा रहा है 94 में प्रति टिन निर्यात मूल्य के समान हो। तो ये जो है आपके एक्सपोर्ट रेट 1994 के बराबर हो, तो 1994 से निकाल लीजिए। तो 94 में अगर आप देखें तो 150 बटा 75, तो 150 बटा 75 करोड़ रुपए प्रति लाख टिन, ये हो जाएगा। 75 दो बार कैंसिल कर दिए तो 2 करोड़ रुपए, ये हो जाएगा 2 करोड़ रुपए प्रति लाख टन। ये तो दर हो गई, जो दर 1994 की थी, अब ये कह रहा है 1996 में वही मानी है, ये मान लिया। अब कह रहा है 1996 में कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ। तो अगर इस दर से देखेंगे तब निर्यात पूछ रहा है, तो हमें ऐसे पता है कि निर्यात कितना हो रहा है 1996 में। 1996 में निर्यात जो है वो 400 जो है करोड़ रुपए का है, लेकिन ये तब है जब 1996 की दर थी, लेकिन कह रहा है दर अब ये नहीं लगाएंगे, दर अब लगाएंगे 94 वाली दर लगा करके अब निकालिए कि 1996 में कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। तो रेट तो ये है और निर्यात का मात्रा कितनी है 160, इसलिए जो एक्सपोर्ट अमाउंट है कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 इंटू, क्योंकि 2 करोड़ रुपए 1 लाख टन पे है, जबकि 160 लाख टन का जो है आपके निर्यात हो रहा है। तो 2 करोड़ रुपए प्रति लाख टन, तो 160 गुणे 2 320 करोड़ रुपए प्रति लाख टन। तो 320 करोड़ रुपए जो है आपके करोड़ रुपए का निर्यात होगा, प्रति लाख टन नहीं बल्कि 320 करोड़ रुपए। ये जो है आपके निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 से 15 दिया है, निम्नलिखित ग्राफों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। भारत का बिस्कुट निर्यात, तो अब यहाँ पे फिर वही जो है दिया हुआ है 1993 से 94 में निर्यात मात्रा में कितनी प्रतिशत की कमी आई 90। अब ये निर्यात मात्रा की बात कर रहा है, अब मात्रा किसमें हमने निकाली, व्हाइट वाले ब्लॉक में,
तो 1993 में जो मात्रा है वो कितनी है 100, 1994 में जो मात्रा है वो है 75। कह रहा है 100 से 75 हो गया, कितने परसेंट की कमी आई, 25% की कमी है। तो चाहे तो आप निकाल लें कि 100 से कम हो गया, ये 75 लाख टन हो गया। कहां से कमी हुई, 100 से, इंटू 100%, 100 कैंसिल, 25% की कमी हो जाएगी। तो इसलिए 25% कमी। अब ऐसे भी 100 से 75 हो रहा है तो इसका मतलब कितना कम हो रहा है, 25। 100 पे 25 कम होने का मतलब 25% हुआ, 25% की कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दें। ABCDE ये कुछ कंपनियां हैं और इसमें जो है आपके मांग और उत्पादन दिया गया है। मांग जो है वो व्हाइट वाली है और उत्पादन जो है वो ब्लैक वाले से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जैसे कह रहा है यदि कंपनी ए किसी अन्य एक कंपनी से टीवी सेट खरीदकर अपनी मांग पूरी करना चाहे तो वह निम्नलिखित किस कंपनी से खरीदारी करेगी। अब ए के बारे में पहले हम लोग देख लें। ए की मांग कितनी है, डिमांड कितनी है, 300, और इसका उत्पादन कितना है, 1500। तो 3000 की डिमांड है, 1500 ही बना पा रहा है ये कंपनी। इसका मतलब कितनी कमी हो रही, 1500 की कमी है। तो कमी कितनी है ये देख लीजिए। तो 3000 माइनस 1500, दैट इज 1500 की कमी है। तो अगर ये दूसरी किसी कंपनी से लेगा तो कितना लेना पड़ेगा इसे, जितनी कमी है उसको पूरा करने के लिए 1500 लेना पड़ेगा। तो 1500 लेगा। तो किससे 1500 ले सकता है, जिसके पास 1500 एक्सेस में हो। जैसे बी कंपनी की मांग 600 है लेकिन उत्पादन 1800 हो गया है, तो कितना ज्यादा हो गया, 1200। इसके मतलब 1200 इसके पास स्पेयर पड़ा हुआ है, तो 1200 अतिरिक्त है, जबकि हमें 1500 अतिरिक्त चाहिए। इसके मतलब बी वाला नहीं दे सकता। सी वाला देखिए 2500 इसकी मांग है और ये प्रोडक्शन ही 1000 कर पा रहा है, तो जितनी मांग है यही नहीं पूरा कर पा रहा है, तो इसको क्या देगा। तो इसका मतलब कि सी भी ऑप्शन नहीं है। डी को देखिए 1200 इसकी मांग है, डिमांड है, लेकिन उत्पादन इसने 2700 का कर लिया है। 2700 करने का मतलब कितना ज्यादा उत्पादन कर दिया है, 1500 का ज्यादा कर दिया है। इसके मतलब डी के पास 1500 एक्सेस है। तो डी के पास क्या है, 1500, ये प्लस में है, एक्सेस है, ज्यादा है। और जो ए है उसमें कमी कितनी है, 1500 की है। तो ए को 1500 की कमी है, डी के पास 1500 ज्यादा है, डी ए को दे देगा तो इसका जो है काम चल जाएगा। तो इसलिए डी का जो है आपके एक तरह से प्रोडक्शन ज्यादा है, 1500 अतिरिक्त प्रोडक्शन हुआ है, जबकि इसके पास 1500 की कमी हो रही है। तो ए किससे बोरो करेगा, डी से करेगा। तो इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा। तो डी जो है इसकी पूर्ति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। पांचों कंपनियों को मिलाकर औसत मांग और औसत उत्पादन में कितना अंतर है। तो औसत मांग और औसत उत्पादन निकाल लें। औसत मांग, डिमांड, तो मांग ये व्हाइट वाला है, तो 3000 प्लस 600, 3600, 3600 प्लस 2500, ये हो गया 6100, 6100 और 1200, 7300, 7300 और 3300, 10,600। ये है टोटल डिमांड। और कितनी कंपनियों की है, 5 कंपनी, तो 5 से डिवाइड कर दे तो ये औसत डिमांड आ जाएगी, एवरेज डिमांड आ जाएगी। तो पहले हमने टोटल कर लिया, 3000 प्लस 3600 प्लस 2500 कितना हो गया, ये हो गया आपका 6100। 6100 में 1200 और जोड़ दिया तो ये आपके हो गया 7300। 7300 में 3300 और जोड़ दीजिए तो 73 और 33
10,600 हो गया, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज डिमांड इसकी कितनी है, 2120, ये औसत डिमांड हो गई। एवरेज प्रोडक्शन निकाल लीजिए। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन पहले निकाल लीजिए, 1500 प्लस 1800 कितना हुआ, 3300, 3300 प्लस 1000 4300, 4300, 4300 प्लस 2700 7000, 7000 प्लस 2200 92,000 9200 अपॉन कितनी कंपनियां, 5 है, 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 1 5, 5 8 540, 1840, ये क्या है, एवरेज प्रोडक्शन हो गया। अब एवरेज प्रोडक्शन और एवरेज डिमांड का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस निकालना है। तो 2120 माइनस 1840, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 12 माइनस 4 दैट इज 8, 10 माइनस 8 दैट इज 2, ये हो जाएगा 280। इसलिए एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस कितना रहा है, 280, तो 280 ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट है, देखिए कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कंपनी बी की मांग, डिमांड बी का जो है वो सी की मांग का, सी की डिमांड का कितना परसेंट है, ये निकालना है। तो बी की डिमांड कितनी है, डिमांड जो दिया है, डिमांड जो दिया है ये व्हाइट वाले, तो बी की डिमांड कितनी है, 600, जबकि सी की डिमांड कितनी है, 2500, तो 600 2500 का कितना परसेंट है, ये निकालना है। तो 600 बड़े 2500 इंटू 100%, 20 कैंसिल कर दिए, 25 4 बार, 6 4 24, तो 24% हो जाएगी। तो ये क्या है, बी की डिमांड जो है वो सी की डिमांड का 24% है, तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कंपनियों का जिनका उत्पादन से मांग अधिक है, उन कंपनियों से जिनकी मांग से उत्पादन अधिक है, उनकी संख्याओं का क्या अनुपात है। उन कंपनियों का जिनका उत्पादन से मांग अधिक है, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, ये पहला, इस टू कंपनी जिसकी मांग से उत्पादन अधिक है, तो प्रोडक्शन अधिक है डिमांड से, इन दोनों का रिलेशन निकालना है, कितनी कितनी कंपनियां हैं। तो डिमांड किसका ज्यादा है प्रोडक्शन से, ये देख लीजिए, डिमांड कौन वाला है, व्हाइट वाला किसका बड़ा बार है, ब्लैक वाले के कंपैरिजन में, तो आप देखेंगे ए का है, ए की डिमांड जो है, मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, तो ए आ गया इसमें, ए कंपनी। बी कंपनी जो है, अब व्हाइट वाला जो ब्लैंक है उसको बार है, उसको अगर आप देखिए ब्लैक से कौन कौन सा बड़ा है, तो ए बड़ा है, सी बड़ा है, ए है, सी है और ई है, तो ए सी ई, ये 3 कंपनियां हो गई। और जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड कम है, तो वो आपके हो गई बी और डी, तो ये बी और डी हो गई। इसके मतलब 3 कंपनियां ये हैं, 2 कंपनियां ये हैं, इन्हीं की संख्या का अनुपात निकालना है, तो 3 ये हैं और 2 ये।
तो 3 ऐसी कंपनियां हैं जो जिसकी डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है और 2 ऐसी कंपनियां हैं जिसकी प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा है। तो 3:2 का रेशियो है, तो इसलिए 3:2 का रेशियो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना है। कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितना गुना है। प्रोडक्शन जो डी का है वो प्रोडक्शन ए का कितना गुना है, तो सिर्फ डिवाइड करना है आपको। तो पी का डी का जो प्रोडक्शन है उत्पादन, तो डी का उत्पादन अगर आप देखेंगे कितना है 2700, ये 2700 हो गया। ए का उत्पादन, ए का प्रोडक्शन कितना है, तो ए का प्रोडक्शन 1500 है, तो 1500 गुना। तो अब देखिए 2020 कैंसिल कर दिया, 35 टाइम्स 39 टाइम्स, इसलिए क्या हो गया 9/5 गुना है। अब इसी को अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो 1.8 गुना हो जाएगा, 1.8 गुना, तो 1.8 गुना ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए डी का उत्पादन ए के उत्पादन का कितना गुना है 1.8, तो 1.8 टाइम्स ये जो है आपके ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 to 25 है। निम्न आलेख किसी कंपनी के 5 वर्ष 1994 से 1998 में बिक्री, व्यय तथा पूंजी दर्शाता है। आलेख को पढ़िए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहां पर देखिए जो आपके ग्राफ है, हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे बहुत ज्यादा क्लियर ना दिखाई पड़े, तो इसको हम आपके कलर से बना देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो है बिक्री है, जो कि ये पहला वाला ग्राफ है। ठीक है ना, अब क्लियर हो रहा होगा। ये बिक्री है, ब्लैक वाला व्यय है और व्हाइट वाला पूंजी है। और एक फॉर्मूला आपको दे रखा है, लाभ बराबर बिक्री माइनस व्यय, लाभ बराबर बिक्री माइनस व्यय। तो बिक्री माइनस व्यय जो है यही लाभ आपके हो जाएगा। तो बिक्री में से व्यय माइनस करने पर क्या निकलेगा, लाभ, ये कहना है। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और जो क्वेश्चन कहता है वैसे हम लोग निकालेंगे। कह रहा है 1994 और 98 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या थी। तो देखिए 1994 में व्यय एक्सपेंस जो कि ब्लैक वाला है, ये है, ठीक, ये वाली जो कि 300 है यहां 1994 में। 1998 में ये कितनी हो गई, ये लगभग 750, 700 से थोड़ा ज्यादा है, लगभग 750 मान लें। तो कह रहा है कि देखिए 300 से ये 750 हो गई है, तो लगभग जो है आपकी वृद्धि कितनी है, साधारण औसत वृद्धि दर, वार्षिक औसत वृद्धि दर। तो वृद्धि जो है कितनी है, ये हो गया 300 से लेकर के आपके 750, तो 750 माइनस 300, ये 450 की वृद्धि हो गई।
और ये 450 की वृद्धि है जो किस पर है, 300 पर है, ये 300 पे है। तो वृद्धि की जो दर है, रेट है, वो कैसे निकलेगा, 450 अपॉन 300 इंटू 100%। ये हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप लाएंगे, ये कहीं 750 नहीं बल्कि 725 आएगा, 725, और ये 275 या 280 के पास आएगा, 300 नहीं आएगा। तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं और अप्रोक्सीमेट आंसर से लगभग में पकड़ लेंगे कौन सा आंसर इसका होगा। तो इसलिए हमने एग्जैक्ट ना निकाल करके अप्रोक्सीमेट में निकाला। इसको 750 मान लिया है क्योंकि 700 से ज्यादा है, और इसको हमने 300 मान लिया है, ठीक है ना, दोनों को बढ़ा दिया है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया। तो इसलिए वैल्यू पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एक को बढ़ा देते, एक को घटा देते, तब इफेक्ट पड़ जाता, लेकिन जितना थोड़ा सा इसको बढ़ाया, थोड़ा सा इसको बढ़ाया, इसलिए बहुत माइन्यूट अंतर आएगा आंसर में। अब देखिए, लेकिन और ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो रहा है, क्योंकि अगर हम 725 लेंगे तो ऑकवर्ड वैल्यू काटना पड़ेगा। तो इसलिए अब देखिए, 150 से 2 बार ये, 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 इसमें 50 बार, तो अप्रोक्सीमेट 150 के आसपास आंसर आना चाहिए। 150 के नियरेस्ट आंसर कौन सा है, 130। इसका मतलब यही डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है आपके वृद्धि हो गई। अब देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, आंसर 130 नहीं होगा। यहां पे वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर, अभी तो हमने वृद्धि निकाली, वृद्धि प्रतिशत, वार्षिक नहीं निकाला है, क्योंकि ये तो टोटल 4 साल का वृद्धि हो गई, वार्षिक कहां निकली। तो 4 साल में ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, 150, जबकि हमें औसत निकालना है, औसत दर वार्षिक, तो कितने साल में इतना परसेंट बढ़ा है, 150। इसलिए औसत वार्षिक अगर हम निकालेंगे वृद्धि दर, तब कितना हो जाएगा, 150 अपॉन 4%, क्योंकि हम लगभग में निकाल रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा, आसपास ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा लगभग 75, 37% के आसपास होना चाहिए। इसके नियरेस्ट आंसर कौन सा होगा, ये आपके हो जाएगा ये 33.17 या 40% हो जाएगा, लगभग 40% हो जाएगा। तो 40% के आसपास जो है आपके औसतन वृद्धि आपके दिखा रहा है। तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन औसतन जो है आपके लगभग में वृद्धि आपके आ जाएगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं लिया है, एग्जैक्ट वैल्यू लेते तो शायद हमारी वृद्धि इतनी आती जितना आपके इसमें दिया हुआ है, लेकिन यह है आपके जो वैल्यू हम लोग ने निकाला है वो क्या निकाला है, लगभग में निकाला है, जिससे हमें नियरेस्ट वैल्यू निकाला है। और हमेशा इस तरह से एग्जाम में कभी भी करिए तो बहुत डिफिकल्ट वाले जो है आपके वो मत लीजिए कि 725 ले लिया, जैसे 725 या 720 के आसपास ये होगा और 280 290 के आसपास ये है। अगर मान लिया हमने 720 इसको मान लिया, 280 इसको मान लिया, तो अब वही है कि वृद्धि जो है आपको दर निकालना होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप लेंगे तो हो सकता है कभी कभी पॉइंट में आंसर आने लगे या कुछ, तो इसलिए हमने अपने इसको इजी बना लिया है। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो लगभग 720 के आसपास ये आ रहा है और 280 के आसपास लगभग ये आ रहा है।
तो 720, 80 अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते तो ऐसे करते कि 720 ये है और जो है आपके 280 ये है, 280 से 720 हुआ तो इसलिए कितनी वृद्धि हुई? 4 तो 440 की वृद्धि हो रही है। 440 की वृद्धि किस पर हो रही है? वो हो रही है 280 के लगभग वैल्यू पर। तो 440 की वृद्धि है, कहां पे है? 280 इंटू 100%, ये आपके है। ये है किस पर? पूरे 4 साल की। फिर 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तब ये औसत वृद्धि आती। तो इस तरह से कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो पॉइंट में चला जाता है। हमने आसान करने के लिए बनाया जिससे कि नियरेस्ट जो आंसर आया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोशिश करिए इसी तरह से सॉल्यूशन करने की जिससे कि आपको आंसर भले ही एग्जैक्ट ना मिले लेकिन जल्दी निकल आए। नेक्स्ट देखिए 1994 98 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या थी? 94 से 98 में के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या थी? ये तो क्वेश्चन वही वाला है इससे पहले वाला। व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या थी? क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। अब देखिए 1994 की बिक्री एवं 1998 की बिक्री का क्या अनुपात है? ये 20 सेकंड रिपीट हो गया है लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा क्योंकि हमें याद आ रहा है कि किस वर्ष जो है आपके बिक्री का व्यय से अनुपात 1 से अधिक है। किस वर्ष बिक्री का व्यय से अनुपात 1 से अधिक है। ये है क्वेश्चन ये नहीं है और ऑप्शन ठीक है 94, 96, 97 में से कोई नहीं। तो किस वर्ष बिक्री का व्यय से अनुपात, बिक्री का व्यय से, अब जैसे ए ऑप्शन में 1994 दिया है, सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। यहां पर जो बिक्री है, बिक्री ये है 400 और जो ये है आपका व्यय वो है 300। तो 400:300 ये हो जाएगा 4:3 जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। बी में देखिए 96 में अगर आप देखेंगे तो 1996 में लगभग ये है 300 और ये है 400। तो 300 और 400 का अनुपात अगर आप देखेंगे तो 3:4 हो जाएगा जो कि लेस देन 1 है, इसलिए बी नहीं होगा। सी अगर आप देखें तो 1997 में, तो 1997 में ये लगभग 500 है, ये लगभग 550 है। तो 500 और 550 का अनुपात अगर आप देखेंगे तो ये 10:11, तो लगभग 10:11 है, ये भी लेस देन 1 है। तो लेस देन ग्रेटर देन 1 सिर्फ ए है, तो इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा। तो किस वर्ष, जैसे कह रहा है बिक्री का व्यय से अनुपात जो है 1 से अधिक है, तो सीधे सीधे ये समझ में आ जाएगा कि जिसमें बिक्री का ग्राफ ज्यादा बड़ा किससे है, व्यय से, तो जिस भी उसमें बड़ा होगा ये वैल्यू इससे, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें 96 में देखेंगे ये वैल्यू जो है इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो 1996 97 हो नहीं सकता। तो एक से वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब बिक्री वाला जो मान है, ये पहला वाला जो आपके एक तरह से ग्राफ दंड है, ये आपका बड़ा हो सेकंड वाले के कंपैरिजन में, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1994 की बिक्री एवं 1998 की बिक्री का क्या अनुपात है।
1994 की बिक्री और 1998 की बिक्री का अनुपात। तो बिक्री सेल जो है 1994 की और सेल जो है 1998 की, तो इन दोनों का अनुपात देखना है। तो 1994 की जो सेल है, बिक्री है, वो लगभग 400 है ये, और 1998 की बिक्री सेल जो है वो 800 है। तो ये हो गई 400 अनुपाते 800, तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा, 1:2। तो क्योंकि 1994 की जो सेल है वो क्या है 400 और 1998 की 800 है, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा था, तो 1:2, 1:2 दैट इज सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए किस वर्ष में बिक्री एवं व्यय का अनुपात 5:4 है। बिक्री और व्यय, तो ए वाला ऑप्शन देखिए पहले, 1998 बिक्री 800 है और ये 700 है, तो 800 और 700 का जो रेशियो होगा, 20 कैंसिल होने के बाद 8:7 होगा, जबकि रेशियो क्या होना चाहिए 5:4, नहीं है। बी देख लें, बी ऑप्शन है 1995। तो 1995 में देखें, 1995 ये है 500 और ये है 400, तो इसलिए ये हो गया 500 और ये है 400, जिसमें 0 कैंसिल कर दिए। ये रेशियो कितना आ रहा है 5:4, तो 5:4 का ही रेशियो आना था, इसका मतलब यही बी वाला आंसर हो जाएगा। तो 1995 में अगर आप देखेंगे तो 500 और 400 का रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 5:4। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष में व्यय अधिकतम है। किस वर्ष में व्यय अधिकतम है, व्यय जो है आपके सबसे ज्यादा कब है। तो व्यय का कॉलम क्या है, कौन सा है, बीच वाला, ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला अगर कॉलम देखेंगे तो यहां पर ये 300 से थोड़ा सा कम है, ये 400 है, ये वाला जो है लगभग 400 से थोड़ा कम है, ये जो है वो 550 से ज़्यादा है, ये लगभग 700 के से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये कह रहा है किस वर्ष में व्यय अधिकतम था। तो व्यय अधिकतम कब है, ये आपके है 1998 में। तो 1998 ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ए जो है ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्वेंटी 26 से 30 है। वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। किस वर्ष में लाभ का पूंजी से अनुपात अधिकतम था। लाभ का पूंजी से, अब देखिए लाभ कैसे निकलेगा, फॉर्मूला दिया गया है लाभ बराबर बिक्री माइनस व्यय। तो अब 1998 में पहले देखें, तो लाभ का पूंजी से, तो पूंजी कौन वाली है, व्हाइट वाली है। लाभ कैसे निकलेगा, बिक्री माइनस व्यय। तो जैसे 1998 की बात करें, 1998 में ये 800 है, ये 700 है, 800 माइनस 700 ये कितना हो गया, तो लाभ तो हो गया 800 माइनस 700 अनुपाते पूंजी कितनी है, पूंजी जो है ये 200 है, 200 ये है। तो ये कितना हो गया 100 अनुपाते 200 दैट इज 1:2 हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन में कह रहा है 1998 में हमने देख लिया, अब बी ऑप्शन 1995 है। 1995 में देखिए ये 500 है, ये 400 है और ये है आपका
100, तो 500 माइनस 400 इज टू, ये 100 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 125 के इक्विवेलेंट है लगभग, 125 लिख सकते हैं। तो ये 100 इज टू 125 है, तो 4 इज टू 5 हो जाएगा। फिर सी है, देखिए सी है 1996। 1996 में देखिए लाभ कितना है, तो लाभ जो है आपके माइनस में है, लाभ है ही नहीं, क्योंकि ये 300 है और ये 400 है, तो 300 माइनस 400 ये तो माइनस में आ गया, तो लाभ तो है नहीं, यहाँ तो लॉस है। और रेशियो क्या है इसका, ये है 125, तो इसलिए ये नेगेटिव है क्योंकि, इसलिए ये वैल्यू तो होगी नहीं। फिर डी वाला ऑप्शन देख लीजिए, डी वाला है 1997 में, 1997 में भी डेफिसिट है, माइनस में आंसर है, तो इसलिए ये भी माइनस में है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि लाभ का पूंजी से अनुपात अधिकतम है, अधिकतम कब है, तो 1:2 बड़ा होता है या 4:5, तो 1/2 कितना होता है 50% और 4/5 कितना होता है 80%, तो इसलिए बी वाला बड़ा होगा, तो इसलिए बी की वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो बी वाला कौन सा है 1995, तो 1995 में लाभ का पूंजी से अनुपात अधिकतम। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष में बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था। अब बिक्री का व्यय से न्यूनतम था, एक एक ऑप्शन फिर निकालें। 1994 है जैसे, तो 1994 में बिक्री अगर आप देखें, बिक्री का व्यय से, तो 400 300 400 300 ये है 1994 300, ये हो गया 4:3 का रेशियो। बी क्या है 1996, 1996 में अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 300 और ये हो गया 400, तो 300:400, तो ये 3:4 हो जाएगा। फिर सी है 1997, 1997 में अगर आप देखेंगे ये है 500 और ये है 600, तो इसलिए ये हो गया 500, ये हो गया 600, जो कि क्या हो जाएगा 5:6 का रेशियो हो जाएगा। फिर डी वाला ऑप्शन देख लें, डी वाला ऑप्शन जो है 1998 है, तो 1998 में 800 और 700, 800 और 700, तो ये 8:7 का रेशियो हो जाएगा। अब यहां पर ये देखना है आपको कि किस वर्ष बिक्री और व्यय में अनुपात न्यूनतम था। न्यूनतम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, ये मोर देन 1 है, ये मोर देन 1 है, तो ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि 2 लेस देन 1 है। अब ये 3/4 और 5/6 में कौन बड़ा है, तो फ्रैक्शन आप जानते होंगे 3/4 और 5/6, शॉर्ट तरीका क्या है 3 × 6 ये हुआ 18 और 5 × 4 20 हुआ, तो 18 बड़ा है या 20 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो इसलिए 5/6 बड़ा होगा। तो 5/6 अगर बड़ा है, हमें न्यूनतम चाहिए, तो 3/4 ये न्यूनतम हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसलिए बी वाली जो वैल्यू है वो सबसे कम है, न्यूनतम है। नेक्स्ट है देखिए, किस वर्ष में बिक्री का पूंजी से अनुपात न्यूनतम था, बिक्री का पूंजी से। फिर इसमें देखिए एक एक ऑप्शन निकालना पड़ेगा। 1998 में बिक्री अगर हम लोग देखेंगे तो कितनी है 800 है, पहला वाला बिक्री है। बिक्री का पूंजी से, पूंजी कितना है 200 है, तो ये हो गया 4:1,
का रेशियो। बी क्या कह रहा है? बी है 1997। 1997 में जो है आपकी बिक्री अगर आप देखें तो ये है 500 और पूंजी अगर आप देखेंगे तो 200, तो 500 और 200 है, तो 5:2 का रेशियो हो जाएगा। 1997 में ये देखिए ये 500 है और ये 200 है, तो इसलिए ये हो जाएगा। फिर सी वाला ऑप्शन में देखिए 1996 में यहाँ पे देखिए तो लगभग 300 बिक्री है और पूंजी जो है ये 150 है, 150। तो ये कितना हो जाएगा? 2:1 का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट डी वाला क्या है? डी वाला 1995 में 500 ये है बिक्री और पूंजी 150, 500 और 150, तो 50 10 बार 3 बार ये हो गया। अब ये अनुपात न्यूनतम है कह रहा है, इसमें से कौन सा अनुपात न्यूनतम है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है? अब देखिए ये 3 गुने से ज्यादा है, 1/3 गुना है, ये 2 गुना है, ये 2.5 गुना है, ये 4 गुना है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? 4 गुना हुआ। 4 गुना सबसे अधिक हुआ, फिर ये 2.5 गुना है, ये हो गया 4 गुना, ये हो गया 2.5 गुना, 2:1 2 गुना, और ये 1/3 गुना, क्योंकि 10 को 3 से डिवाइड कर दिए, 2 को 1 से डिवाइड कर दिए, 5 को 2 से डिवाइड कर दिए, 4 को 1 से डिवाइड कर दिए, अपने आप गुना आ जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा गुना कौन सा है? 2 गुना, ये वाला है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये न्यूनतम जो है आपके अनुपात है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है 1994 से 98 तक बिक्री में वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि क्या थी? 94 से 98 तक बिक्री में वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि क्या थी? 1994 से 1998 तक बिक्री में वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1994 और 1998 की बात कर रहा है। 1994 में अगर हम बिक्री की बात करें तो ये है 400 और 1998 में बिक्री है ये है 800। 400 से 800 हो रहा है, इसके मतलब 100% बढ़ रहा है। तो 100% बढ़ रहा है, लेकिन 4 साल में बढ़ रहा है, क्योंकि कितने साल हुए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। देखने में 5 साल ऐसे काउंट मत करिएगा, 1 2 3 4 5 5 साल। यहां से कितने साल हुए इसको? तो 4 साल हुए, 5 साल नहीं हुए, ये ध्यान रखिएगा। तो वृद्धि तो 100% की है टोटल ओवरऑल, लेकिन 4 साल में हो रही है। तो औसत अगर हम निकालेंगे पर ईयर तो 100/4 25% आंसर होगा। तो शायद मेरे ख्याल से वार्षिक यहां ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आंसर 100 कर दिया है। 100 नहीं होगा बल्कि 25% होगा। जैसे यहां देख लीजिए कि जो औसत वृद्धि वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? पहले वृद्धि निकाल लें, 400 से 800 हो गया,
कहां से वृद्धि हुई? 400 से अपॉन 400 इंटू 100%। ये तो अभी निकले है क्या? वार्षिक वृद्धि निकली है, सॉरी वृद्धि निकली है। अब वार्षिक औसत वृद्धि निकालें, क्योंकि ये 4 साल में है, इसलिए इसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 400 इंटू 100 अपॉन 4%। 400 कैंसिल हो जाएगा, 425 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 25% आंसर होगा। तो 100% यहाँ आंसर गलत दिया है, इसको 25% कर लीजिए, क्योंकि 100% तो वृद्धि हो रही, टोटल ओवरऑल दिख रहा है 400 से 800 हो गया, डबल हो गया, डबल होने का मतलब 100% की वृद्धि हुई, लेकिन 100% वृद्धि 4 सालों में हुई है, जबकि वार्षिक औसतन वृद्धि निकालना है, तो औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि, तो औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि का मतलब ये हो गया कि पर ईयर कितना प्रतिशत वृद्धि है। तो 4 साल में अगर 100% है तो पर ईयर कितना होगा? 25% हो जाएगा, तो इसलिए 25% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1994 और 1998 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या थी? 1994 की व्यय की बात हो रही है, व्यय मतलब ये ब्लैक वाला, तो 1994 का व्यय जो है ये है 300, और 1998 का व्यय है ये 700। तो वृद्धि अगर हम निकाल लें, ये भी वार्षिक ही निकालना है, वार्षिक साधारण औसत वृद्धि। तो प्रतिशत में आंसर बताना है कितनी वृद्धि, तो पहले वृद्धि निकाल लीजिए कि 300 से ये 700 हो गया, कितना बढ़ा? तो 700 माइनस 300 ये बढ़ा, अपॉन कहां से बढ़ा? 300 से, इंटू 100%। ये क्या है? टोटल वृद्धि है कितने सालों में? 1, 2, 3, 4 साल में, जबकि हमें वार्षिक निकालनी है, तो फिर 4 साल में है तो 1/4 कर दीजिए इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 400/300 इंटू 100 अपॉन 4%, ये वैल्यू हो जाएगी। 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/3%, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 33 1/3%। तो 33 1/3% बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं।